देखिए हमारे चैप्टर का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको है ना हिंदी में प्रोग्रामिंग भाषा कह सकते हैं आप। प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है जी। और अगर दूसरे शब्दों में कहना है तो ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कई बार है ना कंप्यूटर लैंग्वेज शब्द भी हमें क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, यानी कि कंप्यूटर की भाषाएं। ठीक है, वैसे ज्यादातर केस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शब्द का इस्तेमाल ही किया जाता है। ठीक है, रजनीश जी ने लिखा है लव यू सर। लव यू मेरे भाई, आपको भी लव यू, ढेर सारा लव यू। तो मैं ये कह रहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादातर इस्तेमाल में लाया जाता है शब्द, वरना कंप्यूटर लैंग्वेज शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती है कि कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या, इनका मीनिंग क्या है। तो देखो, जिस तरीके से हिंदी भाषा है, जिस तरीके से इंग्लिश एक भाषा है, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी भाषाएं होती हैं। और इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। पहले प्रोग्राम बनते हैं, फिर ढेर सारे प्रोग्रामों का कलेक्शन करेंगे तो सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। और इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से हमारा कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का पर्पस सॉल्व हो रहा होता है। जैसे अभी इस समय आप एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ही क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है करियरवेल एप्लीकेशन। पूरा नाम क्या होगा, करियरवेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद सेकंड स्टेप अगर देखा जाए तो आपके फोन में अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो एंड्रॉयड भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसको एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर आपके स्मार्टफोन के अंदर है, इसलिए आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर पा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपने एक फोन खरीदा, मान लीजिए, जो कि एक डब्बा है, बिल्कुल हार्डवेयर है, कोई मतलब नहीं है उसका, केवल फोन फोन है। तो उसे चलाने के लिए आपको सबसे पहले एंड्रॉयड उसके अंदर डालना पड़ेगा, जो कि हमें डालना नहीं पड़ता, पहले से ही आता है। बट जिसने भी डाला होगा, डाला तो होगा ही ना। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर डाला जाएगा ताकि वो फोन चला पाए। फिर उसके बाद केवल एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी ताकि हम पढ़ाई कर पाए। तो आप देख ही रहे हैं, चाहे कंप्यूटर में चाहे स्मार्टफोन में, आपको किसी ना किसी तरीके के कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता जरूर पड़ेगी अपने किसी ना किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए। और ये सॉफ्टवेयर बनते हैं प्रोग्रामिंग भाषाओं में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। आपने सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं के अगर नाम सुने हैं, तो ये प्रोग्रामिंग भाषाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि जब भाषाओं की बात होती है तो ये कितने प्रकार की हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, दो प्रकार की। एक भाषा कहलाती है लो लेवल और दूसरी भाषा कहलाती है हाई लेवल। कुछ लोकल राइटर की किताबों में और लोकल राइटर की पीडीएफ में आपको आंसर गलत भी लिखा हुआ मिल सकता है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तीन तरीके से दिखा दिया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, दो ही नाम होते हैं, या तो प्रोग्रामिंग भाषा लो लेवल होगी या फिर प्रोग्रामिंग भाषा हाई लेवल होगी, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है जी। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना केवल दो ही एग्जांपल होते हैं। पहला एग्जांपल है मशीन लैंग्वेज। ये मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज वही भाषा है जिसको हमारे कंप्यूटर का सीपीयू समझता है, यानी कि 0 1 वाली भाषा। आप कुछ भी लिख दो, उसको है ना फाइनली मशीन भाषा में चेंज करना ही पड़ेगा। आप चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे किसी भी भाषा में, कंप्यूटर को कोई भी कमांड दे दो, कुछ भी दे दो, फाइनली वो मशीन भाषा में चेंज होगी 0 1 की लैंग्वेज में। तब जाके हमारे कंप्यूटर का सीपीयू समझ पाता है कि वो है क्या चीज़, है ना। एक लैंग्वेज और हमारे कंप्यूटर में काम करती है जिसे हम असेंबली लैंग्वेज यानी कि असेंबली भाषा कहते हैं। तो केवल यही दो भाषाएं हैं, केवल यही दो भाषाएं हैं जो लो लेवल में आती हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है, तो केवल दो ही एग्जांपल होंगे, या तो मशीन या असेंबली। एक चीज और ध्यान रखना कि मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है, कोड को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके ना शब्द वगैरह लिखते हैं, ऐसे इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करके वर्ड वगैरह लिखते हैं। तो ऐसी मशीन लैंग्वेज में अगर आप कोड लिखते हैं तो उनको तीन नामों से बोल सकते हैं। क्योंकि ये मशीन भाषा है इसलिए आप इसको मशीन कोड भी कह सकते हैं, या फिर इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, वो है ऑब्जेक्ट कोड, या फिर है ना एक नाम और भी हो सकता है और वो है बाइनरी कोड। क्लियर है जी। तो या तो मशीन कोड बोलिए, या तो ऑब्जेक्ट कोड बोलिए, या फिर बाइनरी कोड बोलिए, तीनों में से है ना आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज के लिए। ऐसे असेंबली भाषा की अगर हम बात करें तो इसमें जो कोड लिखा जाता है उसको दो नामों से जाना जाता है, या तो उसको आप असेंबली कोड कह दो क्योंकि ये असेंबली भाषा है, या फिर इसको निमोनिक कोड के नाम से भी बोला जा सकता है। निमोनिक कोड, इसको निमोनिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, लिखा तो एम से जाता है, पढ़ा एन से जाता है, यहां से पढ़ते हैं निमोनिक। ठीक है, कई बार निमोनिक्स भी बोल देते हैं इसको। तो बीते कुछ समय पहले के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि बताओ इनमें से निमोनिक्स किस भाषा का कोड होता है। तो ऑप्शन में दे रखा था असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा का। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, इसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आप कोड लिखेंगे, उस कोड को या तो सोर्स कोड कह देते हैं, या तो हम उसको सोर्स कोड कह देते हैं, या फिर एक नाम और है दैट इज प्रोग्राम कोड, ये भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, और इनके कोई भी हिंदी नाम नहीं होते, जैसा अंग्रेजी में लिखा है वैसे हिंदी में होता है। तो ये चीज़ है ना आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए कि लैंग्वेजेस दो प्रकार की होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में दो ही एग्जांपल हैं, मशीन और असेंबली। अब आप ये बोलेंगे कि सर हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, सारे, इनको छोड़कर, इन दोनों एग्जांपल को छोड़कर आपके सामने कोई भी नाम लिख दिया जाए, है ना, और पूछा जाए कि बताओ ये कौन सी भाषा है, तो सबसे पहले आंसर देना है कि ये हाई लेवल भाषा यानी उच्च स्तरीय भाषा होगी। क्योंकि लो लेवल में केवल दो ही एग्जांपल होते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई एग्जांपल ही नहीं है। तो फिर जितने भी एग्जांपल होंगे सब क्या होंगे, हाई लेवल लैंग्वेज होंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है ना वो है 1956 यानी कि 1956 से। 1956 में सबसे पहली बार जो एक व्यक्ति जिनका नाम था जॉन बैकस,
और जॉन बेकर्स नाम के व्यक्ति ने आईबीएम कंपनी के साथ मिलकर, आईबीएम अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है जिसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहा जाता है, उस कंपनी के साथ मिलकर सबसे पहले एक भाषा तैयार करी जो अपने टाइम की एक हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में देखी गई, है ना। और उसका नाम रख दिया गया फोर्ट्रान, FORTRAN। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी तैयार कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषाओं में हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, तो आंसर है फोर्ट्रान, FORTRAN। ये फोर्ट्रान नाम की भाषा का अपना एक फुल फॉर्म भी दिया गया, दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इस फॉर्मूला ट्रांसलेशन नाम की प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल स्पेशली फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए या मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया गया था। यानी कि इस प्रोग्रामिंग भाषा में जो प्रोग्राम बनाए गए थे ना, उन प्रोग्राम की हेल्प से आप किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते थे या फिर मैथमेटिक इक्वेशन वगैरह को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं का जर्नी, कह दो सफर कह दो, 1956। फिर 1956 के बाद तो फिर धीरे 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 करके समय बढ़ता चला गया और हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाएं बनती चली गई, जिनमें आज की डेट में जो सबसे कॉमन और सबसे फेमस नाम है वो हम जानते हैं C++, जावा और पाइथन के नाम से, है ना। तो अब है ना एक काम करते हैं, अब है ना हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जितनी भी प्रोग्रामिंग भाषा हैं उन सभी के नाम लिखेंगे, उनकी फुल फॉर्म लिख लेंगे, उसको किसने बनाया और कब बनाया ये भी लिख लेंगे, और उसके बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो लिखेंगे, नहीं तो प्रोग्रामिंग भाषा का नाम, उसकी फुल फॉर्म, किसने बनाया कब बनाया, ये लिखते जाते हैं। बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल इतना ही पढ़ना होता है। बट सपोज दैट अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके है ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम आ रहे हैं, मान लो अगर है ना पाइथन का कोई प्रोग्राम लिख के दे दिया और कह रहा है कि ये आउटपुट बताओ क्या निकलेगा, तो देखो इसके दो ही सोल्यूशन है, या तो आप कोई उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग से पढ़िए, तभी आप है ना ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। जब आपके सामने कोई प्रोग्राम लिख कर दे दिया जाए और कहे कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो आपको फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से पढ़नी पड़ेगी, या फिर है ना ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही दो। क्योंकि देखो एक आध क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए आपके किसी एग्जाम में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख के दे दिया जाए और कहे इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी पढ़नी पड़ेगी, एक अच्छा खासा समय, 1-2 महीने देने पड़ेंगे पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने में, तब जाके तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम केवल 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरी है ना 1-2 महीने की तैयारी करें और फिर भी उसमें श्योर शॉर्ट कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो सही होगा आंसर या नहीं। ये उसी तरीके से जैसे मैथमेटिक्स आप कितनी भी पढ़ लेते हो, बट क्या ज़रूरी होता है कि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में वो 100% सही हो जाए? मैं ये नहीं कह रहा कि होता नहीं है, हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो भैया सीधी सीधी बात है क्वेश्चन सही भी होगा, नंबर भी मिलेंगे। तो वही चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, तब जाके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले प्रोग्राम वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर आप दे पाओगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना जस्ट लाइक मैथमेटिक्स मानते हैं कंप्यूटर की भाषा में, समझ रहे हैं? जैसे मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है। जैसे मैथमेटिक्स में हर हर एक क्वेश्चन में एक नई बात पता चलती है, हर एक नई चीज़ आ जाती है, कैलकुलेशन आ जाती है, वैसी सेम चीज़ प्रोग्रामिंग भाषा में होती है। तो केवल यूं कह देने से कि सर थोड़ा थोड़ा सा बता दो, उससे नहीं होता। उससे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते जिसमें जिसमें कोई प्रोग्राम लिख के दिया जाए और कहा जाए कि इसका आउटपुट निकाल के बताओ क्या होगा, वो क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे पाओगे, उसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। समझ रहे हैं? जो लोग बीटेक बैकग्राउंड से होते हैं ना वो लोग कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ी होती है ये चीज़ें। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बेसिक फंडामेंटल लेवल पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बस इतना ही पढ़ लो कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू से लेकर अब तक बनी है, कब बनी थी, किसने बनाई थी, और अगर बनी है तो उनका क्या कोई स्पेशल पर्पस था वो लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप ये बोलेंगे सर उनकी ईयर और जिसने बनाई है वो याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो, जैसे मैंने बताया कि फोर्ट्रान नाम की प्रोग्रामिंग भाषा को जॉन बेकर्स और आईबीएम कंपनी ने मिलकर 1956 में बनाया था, तो आप बोलेंगे सर 1956 याद रहेगा या नहीं रहेगा, जॉन बेकर्स और आईबीएम कंपनी ये याद रहेगा नहीं रहेगा? तो देखो मैं आपको बोलूंगा कि आप है ना जिसने बनाई है वहां तक याद कर लेना, अगर ईयर याद ना हो तो ईयर छोड़ देना, क्योंकि कंप्यूटर के केस में हम अक्सर देखते हैं कि ईयर वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। भूला भटका कोई एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए कि ये चीज़ कौन से ईयर में बनी थी, वरना ईयर वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते नहीं है ज़्यादातर। समझ है? तो बस इतना याद कर लेना कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम और उसकी फुल फॉर्म क्या है, किसने बनाई थी, और इसे बनाने का कोई स्पेशल पर्पस था तो वो क्या था, बस। तो आई होप सो कि ये नोट कर लिया होगा आपने। अगर नोट कर रहे हैं मेरे साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, और नोट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो ये बात आपको पता ही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको क्लास पीडीएफ बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से है, तो वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं की, हाई लेवल लैंग्वेजेस की या हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं की, ऐसा जो सही लगे वो लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि हम उच्च स्तरीय भाषाओं की बात कर रहे हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पहला ही नाम आता है 1956 यानी कि 1956 में बनी एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसका नाम था फोर्ट्रान। क्या फोर्ट्रान का अपना कोई फुल फॉर्म है? जी हाँ, इसे बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इस प्रोग्रामिंग भाषा को किसने बनाया? इसको बनाया था 1956 में जॉन बेकर्स नाम के एक व्यक्ति ने, जिसने हेल्प ली थी आईबीएम कंपनी से, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की कंपनी से। और इस प्रोग्रामिंग भाषा का जो मुख्य उद्देश्य था बनाने का वो था साइंटिफिक कैलकुलेशंस को, आप लिख सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करना। समझ में आ गई बात? तो बस इतने इतने पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। तो साइंटिफिक कैलकुलेशन का मतलब हो गया वैज्ञानिक गणनाएं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिख लो
इसका मतलब गणितीय गणनाओं को हल करने के लिए इस प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया गया था। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? तो बस इतना ही लिखना है। 1956 में बनी, जॉन बेकस ने बनाई थी, और फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका नाम है, और साइंटिफिक कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बनाई गई। समझ आ गया? चलो अब ऐसी अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिखिए। देखो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है दैट इज एल्गोल। एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी 1958 में जिसका नाम रखा गया एल्गोल। ठीक है, बट एल्गोल 58 में बनी थी, इसलिए इसको एल्गोल 58 के नाम से भी बोल दिया गया। ठीक है, और इस प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया था 1958 में जॉन बेकस ने ही, यानी कि जिन्होंने फोर्ट्रान नाम की प्रोग्रामिंग भाषा बनाई। फिर फाइनली 1960 में यानी कि 1960 में एल्गोल नाम की एक और प्रोग्रामिंग भाषा बनी जिसको नाम दिया गया एल्गोल 60। ये बेसिकली है ना इसी प्रोग्रामिंग भाषा का एक एडवांस वर्जन था या फिर अपडेटेड वर्जन था, ऐसे कह दीजिए, जो कि बनाया गया था पीटर नॉर नाम के व्यक्ति के द्वारा। और इस पीटर नॉर नाम के व्यक्ति ने ये सोचा या ये देखा कि जो जॉन बेकस ने एल्गोल नाम की प्रोग्रामिंग भाषा बनाई है उसमें थोड़ी कमियां हैं, तो उनको सुधारते हुए, उनको ठीक करते हुए एल्गोल 60 नाम से फिर से दोबारा इस प्रोग्रामिंग भाषा को बना दिया, और इस प्रोग्रामिंग भाषा की फुल फॉर्म रखी गई एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बनाएगी फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग भाषा, ऐसा इसके लिए कोई पॉइंट नहीं है? तो इसके लिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, इसमें बस इतना याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या और किसने बनाई थी। समझ में आ गया? मतलब हर एक प्रोग्रामिंग भाषा का कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता कि इसीलिए बनाई गई होगी। समझ रहे हैं? कुछ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग भाषाएं हो सकती हैं जिनका स्पेशल पर्पस हो, वरना अब कोई लैंग्वेज अगर बनाई गई है तो उसका कोई भी जनरल पर्पस हो सकता है। समझ रहे? जैसे उदाहरण के लिए जैसे सी प्रोग्रामिंग भाषा है, आप सी प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करके आप किसी भी पर्पस, कोई भी आपका उद्देश्य हो उसके लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हो सी प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करके, है ना? मतलब कोई भी आपका उद्देश्य हो किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये लैंग्वेज बनी थी। समझ गए? और अच्छा, फिर आप ये कहेंगे सर अगर कोई भी पर्पस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा बन रही है, कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, तो फिर ये अलग अलग बना क्यों रहे हैं? एक ही प्रोग्रामिंग भाषा बन गई तो उसी से काम चला लो। तो एक्चुअली क्या है ना, देखो सीधी सी बात है कि लोगों के अंदर है ना अपने स्किल्स होते हैं। मेरे अंदर भी कुछ स्किल्स होंगे, आपके अंदर भी कुछ स्किल्स होंगे, और उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके आप कुछ चीज़ों को और बेहतर बना सकते हो, आसान बना सकते हो, है ना? किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े काम को करने के लिए कोई अगर सोल्यूशन मार्केट में है, तो आप सोचेंगे कि उस काम को और सही तरीके से और कम समय में करने के लिए मैं कोई नया सोल्यूशन निकाल के लाऊं। तो इसी वजह से कुछ नई चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, बनती रहती हैं। किसी चीज़ को, किसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में 10 मिनट का समय लग रहा है, तो मैं सोचूंगा कि ऐसा कोई तरीका निकालूं कि 2 मिनट में ही सही सॉल्व हो जाए ये चीज़, है ना? तो इस वजह से और नई चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं। समझ में आ गई बात? तो उसी वजह से ना टाइम टू टाइम पर हमें अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाएं देखने को मिली हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाएं बनाई गई। समझ आ गया? जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी 1958 में, 1958 में, और इस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम है दैट इज लिस्प, LISP। अब ये प्रोग्रामिंग भाषा जब बनाई जा रही थी तब एक था माइंड में क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करना। जैसे आज की डेट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? आज के डेट में एआई हर जगह आपको देखने को मिलता हो, सुनने को मिलता होगा। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जमाना, जो क्रेज आज की डेट में बहुत बढ़ चढ़ के आया है, वो आज से नहीं है, 1958 से या 1958 में। और इसका इतिहास और भी थोड़ा सा पीछे से मिलता है, पर बहुत ज़्यादा बैक में नहीं जाएंगे। 1958 में ऑफिशियल तरीके से जॉन मैकार्थी नाम के व्यक्ति ने लिस्प नाम की एक प्रोग्रामिंग भाषा बनाई थी जिसका मेन पर्पस यही था कि इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एआई एप्लीकेशंस बनाई जाएं। ठीक है ना? तो लिस्प नाम की प्रोग्रामिंग भाषा को ऑफिशियल तरीके से पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज कहा जाता है, और जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर यानी कि पिता के रूप में भी देखा जाता है। जैसे कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज को बोल देते हैं, ऐसे सुपर कंप्यूटर के फादर सेमोर क्रे को कह देते हैं, ऐसे इंटरनेट के फादर विंटन ग्रे सर्फ को कहा जाता है, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, तो ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। तो इस तरीके से ना जॉन मैकार्थी ने ना एक प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन ढूंढा था एआई एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। ठीक है ना? तो ये लिख लीजिए, लिस्प इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज के नाम से। ठीक है जी? इसको बनाया किसने था? जॉन मैकार्थी नाम के व्यक्ति ने। मैकार्थी की स्पेलिंग कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है? और इसका मेन पर्पस था एआई एप्लीकेशंस को डेवलप करना। एआई इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई एप्लीकेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि एक मशीन जिसको ना ह्यूमन इंटेलिजेंस देने की कोशिश की जाए, है ना? मतलब कोई कंप्यूटर मशीन हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसको ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी कि इंसानी दिमाग जैसा देने की कोशिश कर रहे हो आप, तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है? तो इतना लिख लेंगे, एआई एप्लीकेशंस के लिए, एआई एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, को डेवलप करने के लिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बस सिंपल सिंपल सा यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? अब इसी तरीके से इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सभी के बारे में बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाना, कोई डाउट है तो पूछते जाना। चलो आगे देखो। इसके बाद 1959 में यानी कि 1959 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी जिसका नाम था कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन
बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है जी। और 1959 में ना इस प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया था ग्रेस हॉपर ने। किसने? ग्रेस हॉपर ने इसको डेवलप किया था। और इस प्रोग्रामिंग भाषा को बनाने का भी एक स्पेशल पर्पस था, जैसे कि यहाँ पर बिजनेस शब्द आ रहा है तो वही शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे कि बिजनेस पर्पस एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, व्यापार से संबंधित एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, ठीक है जी। बिजनेस पर्पस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। तो देखो, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए ना तो इसी तरीके से पूछ सकता है कि बिजनेस पर्पस एप्लीकेशंस वगैरह को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया गया था, किस प्रोग्रामिंग भाषा को इजाद किया गया था, तो आंसर होगा कोबोल। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब आगे देखिए। इसके बाद एक और प्रोग्रामिंग भाषा आई 1959 के बाद 1960 में, जिसका नाम रखा गया पायलट। ठीक है, 1960 में एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी PILOT, यानी कि पायलट के नाम से, और इसका फुल फॉर्म रखा गया प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस कॉमा लर्निंग और टीचिंग, ये इसका फुल फॉर्म रखा गया था। ठीक है, तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस कॉमन लर्निंग और टीचिंग, ये नाम रखा गया। और इसको बनाया गया था 1960 में जॉन एम्सडेन के नाम से, एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा, जॉन एम्सडेन। ठीक है, अब देखो आप ये कह रहे होंगे कि सर जॉन बैकस हो गया, जॉन मैकार्थी हो गया, जॉन एम्सडेन हो गया, तो क्या ज़्यादातर है ना इन साइंटिस्ट के नाम, इन कंप्यूटर इंजीनियर्स के नाम, रिसर्चर्स के नाम जॉन से थे क्या पुराने समय में? तो एक्चुअली है ना ऐसा ही था। हमें ये ज़्यादातर अमेरिकन हैं या ब्रिटिशियस थे, ब्रिटेन में रहने वाले, उन्होंने ये ना सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन दिया है इन चीज़ों को, कंप्यूटर को डेवलप करने में। एक ब्रिटिशियस यानी ब्रिटेन वाले, अंग्रेज जिन्हें कहा जाता है, और एक अमेरिकन, इन्होंने ही पूरे कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप करके दिया है। तो इसमें ना पुराने समय में, जैसे कि 1950-60 के टाइम की अगर हम बात करें, तो अमेरिका में ना एक चलन था ज़्यादा जॉन नाम रखने का। तो जॉन बहुत ज़्यादा है ना नाम देखने को मिलता था लोगों का। एक और नाम था जॉर्ज, जॉर्ज भी नाम देखने को मिलता था। कुछ लोगों ने तो जॉन और जॉर्ज दोनों को मिला दिया, दोनों नाम रख लेते थे। तो इस वजह से ना आपको यहाँ पर जॉन शब्द है ना कई बार देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो बस इतना ही लिख लीजिए। 1960 में पायलट नाम की प्रोग्रामिंग भाषा बनी, जॉन एम्सन के द्वारा बनाई गई। और एक पॉइंट और लिख लीजिए कि इसको स्पेशली डेवलप किया गया था, ऐसे लिख लो, स्पेशली डेवलप्ड फॉर, स्पेशली डेवलप्ड फॉर ऑटोमेटिक लर्निंग टेस्ट, ऑटोमेटिक लर्निंग टेस्ट। ठीक है, मतलब एक तरीके से ऑटोमेटिक यानी स्वचालित रूप से जो चीज़ें चलती हैं, ऑटोमेटिक तरीके से काम करते हैं, उनके लिए स्पेशली इसको बनाया गया था। तो ऑटोमेटिक लर्निंग टेस्ट को ना एक और नाम से बोल दिया जाता है कंप्यूट टेस्ट। तो ये चीज़ है ना ऐसे याद कर लेना। ठीक है, कि ऑटोमेटिक लर्निंग टेस्ट के लिए या कंप्यूटर टेस्ट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया गया था, तो आंसर है पायलट नाम की प्रोग्रामिंग भाषा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को? अब अगला नेक्स्ट लिखिए 1962, यानी कि 1962 की अगर हम बात करें, तो एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी जिसका नाम रखा गया स्नोबॉल। क्या नाम था? स्नोबॉल। इसकी फुल फॉर्म रखी गई थी स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म रखी गई। इसको बनाया गया 1962 में, 1962 में, और बनाया गया था ग्रिसवॉल्ड कॉमा इवोन नाम के दो व्यक्तियों के द्वारा। तो ग्रिसवॉल्ड और इवोन ये दोनों नाम है ना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर बनाई थी स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। अब इस प्रोग्रामिंग भाषा को है ना एक और नाम से भी बोल दिया जाता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल देते हैं। तो वो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, यानी कि इसको और क्या कहा जा सकता है, इसको टेक्स्ट स्ट्रिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है ना आप यहाँ पर नोट कर लेना कि अगर हम स्नोबॉल नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसको और क्या कहा जा सकता है, इसको टेस्ट नहीं, टेक्स्ट है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, इसको टेक्स्ट स्ट्रिंग ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बस ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केसेस में। समझ आ गया सभी को? चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद 1964 का समय आता है, यानी कि 1964 का समय आता है, और 1964 में एक प्रोग्रामिंग भाषा बनाई गई जिसका नाम रखा गया बेसिक। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी यह है कि बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा को है ना इसलिए बनाया गया था कि उस समय जो प्रोग्रामर्स थे, है ना, वो जिन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे प्रोग्राम बनाने के लिए, वो टफ थी, यानी कठिन थी, इजीली आप आसानी से नहीं समझ पा रहे थे उन लैंग्वेजेस को, आपको ज़्यादा एफर्ट देने पड़ रहे थे समझने के लिए। तो फिर है ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के दो प्रोफेसर थे, और उन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्रामिंग भाषा बनाई, और ये कहा कि जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी प्रोग्रामिंग भाषा को सीखने जा रहे हैं, वो सबसे पहले हमारी इस प्रोग्रामिंग भाषा को सीखें या पढ़ें। इसके बाद है ना अगर आपको कोई और भाषा या किसी और लैंग्वेज पर काम करना है, सीखनी है, तो उस पर जा सकते हो। तो उन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के उन दोनों प्रोफेसर से पूछा गया कि इसका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि इसका नाम बेसिक रखेंगे, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये नाम रखेंगे। तो फिर बना दी गई बेसिक नाम की प्रोग्रामिंग भाषा।
एक बार एक पेपर में ना एग्जाम में बेसिक का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था कि बताइए इनमें से बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर है बिगिनर्स। बिगिनर्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, बिगिनर्स ऑल पर्पस, ऑल पर्पस, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है जी, बस नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि इसको किस लिए बनाया गया था, बिगिनर्स के लिए बनाया गया था, जो प्रोग्रामिंग भाषा में अभी अभी प्रोग्रामिंग भाषा को अभी अभी सीखना चाह रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उनके लिए बनाई गई थी। बाकी लिख लो किसने बनाया, दो प्रोफेसर थे जिनके नाम थे जॉन जॉर्ज कैमिनी। देखो फिर से आ गया जॉन नाम, और इसके नाम में तो जॉन और जॉर्ज दोनों ही लिखा हुआ है, तो जॉन जॉर्ज कैमिनी एंड थॉमस एंजिन कज, थॉमस एंजिन कज, KUTZ, इसको कज बोलेंगे। तो ये दोनों प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, जिन्होंने बिगिनर्स के लिए इस प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया। तो बस यही पॉइंट लिख लो, बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए बनाई गई भाषा, बनाई गई भाषा, यानी इंग्लिश में प्रॉपर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ लैंग्वेज विच इज स्पेशली डेवलप्ड फॉर बिगिनर्स इन प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, स्पेशली डेवलप फॉर बिगनर्स, यानी कि जो शुरुआती रूप से ना प्रोग्रामिंग भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो सबसे पहले इस प्रोग्रामिंग भाषा को पढ़ें, उसके बाद है ना किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें। ठीक है ना, एक तरीके से उन्होंने ये बोला था प्रोफेसर्स ने कि ये प्रोग्रामिंग भाषा का ABCD है, इसको ABCD इसको पढ़ो पहले, फिर बाद में किसी लैंग्वेज पे जाना। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद 1966 यानी कि 1966 में एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी जिसका नाम रखा गया BCPL, BCPL, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और इसको 1966 में मार्टिन रिचर्ड नाम के व्यक्ति ने बनाया था, मार्टिन रिचर्ड। ठीक है, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक नाम से जाना जाता है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये स्ट्रक्चरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखो मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ें ना आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि बात यह है कि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप जानेंगे तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत एक डीप कॉन्सेप्ट है ना पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ें ना आपको जानने की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर बस यही है कि आपको केवल नाम नाम पता हो कि इसको स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, यानी कि गणित जैसे आप पढ़ते हैं ना उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ा जाता है। तो जैसे मैथमेटिक्स में अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे और ये कहते हैं सर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का बता दो हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा ना। आपको किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ना है तो प्रॉपर पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पूरा छोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग भाषा का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। चलिए अब आगे देखिए। अभी है ना जनरल कमेंट्स मत करिए क्लास के बीच में, क्योंकि फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। अभी एक बार इसे खत्म होने दीजिए, उसके बाद जो भी आप जनरल कमेंट्स करेंगे सबके आंसर दूंगा। अभी यहाँ अगर कोई डाउट आ रहा है दिमाग में तो पूछ लो। अब देखो 1967 की अगर हम बात करें, तब है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी जिसका नाम रखा गया लोगो। इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक है ना, उस समय पहले एक पेपर हुआ जहां मैंने क्वेश्चन देखा था कि लोगो की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा था, और एक पेपर में ये भी पूछ लिया था कि बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है, तो ये पूछ लिया था। तो पहले लिख लो इसका फुल फॉर्म, इसे बोलते हैं लॉजिक ओरिएंटेड, लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक्स ओरिएंटेड, ये इसका नाम है। ठीक है, और इसको दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बनाया गया था, ग्रिसवॉल्ड और, नहीं ग्रिसवॉल्ड तो मैंने लिख दिया ना, 1967 में बनी थी लोगो नाम की प्रोग्रामिंग भाषा, और इसको बनाया गया था ग्रिसवॉल्ड और इवोन ने, तो वो बनाई थी स्नोबॉल है ना। चलो अभी बताता हूँ, याद आ जाएगा मेरे को, दिमाग से स्किप हो रहा है। ये लिख लो पहले, स्पेशली डेवलप्ड फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली बॉब रो, हाँ डेवलप्ड बाय बॉब रो, बॉब रो एंड सेमर, एंड सेमर कह दो या सेमोर कह दो, ये दोनों व्यक्ति थे, इनके द्वारा डेवलप की गई थी, यानी कि बनाई गई थी, है ना। स्पेशली डेवलप्ड फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन, ये नोट कर लीजिए। हिंदी में लिख लो, बच्चों के लिए बनाई गई प्रोग्रामिंग भाषा, बच्चों के लिए बनाई गई प्रोग्रामिंग भाषा। अब आप बोलेंगे सर बच्चों के लिए बनाई गई, इसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि 1967 में इस प्रोग्रामिंग भाषा को स्पेशली बनाया गया था बच्चों के लिए, यानी छोटे छोटे बच्चे है ना भी प्रोग्रामिंग भाषा बनाए, प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रोग्राम बनाए और काम करें। तो इस प्रोग्रामिंग भाषा को डेवलप किया गया, जो कि आज भी जो CBSE और ICSE बोर्ड जो होते हैं, स्टेट बोर्ड में तो है ना कई बार तो ऐसे देखने को मिलता है कि 12th क्लास तक कंप्यूटर नहीं पढ़ाते। खैर आजकल देखने को मिल रहा है कि जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसका क्रेज लेके आ रहे हैं, मतलब उसका कंप्यूटर एजुकेशन को भी लेके आ रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है ना, 9th वगैरह से लेके आ जाएंगे, है ना, या और भी छोटी क्लास हैं उनमें कंप्यूटर की बुक्स वगैरह ऐड करना शुरू कर दिया गया है। बट जैसे जो CBSE या ICSE बोर्ड जो होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, उनमें तो कंप्यूटर की बुक्स हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है कंप्यूटर की बुक्स पढ़ते हुए, और एक अच्छी बात है, आने वाला समय टेक्नोलॉजी पर ही बेस होगा, तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ही कंप्यूटर की नॉलेज अगर दी जाएगी तभी तो वो जाके इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, तभी तो वो इस फील्ड में कुछ कर पाएंगे। अब आज की डेट में आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कंपटीशन में कंप्यूटर पूछा जा रहा है,
है ना। तो उन्हें एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस सब्जेक्ट को पहले नहीं पढ़ा। ना उन्होंने अपनी 12th तक, ना ग्रेजुएशन तक, ना 10th तक कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, और ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा उन्होंने। अब उन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है, तब इसके लिए कंप्यूटर पढ़ना है, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन चीज़ों को याद रखना। जैसे आपने ना, आपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहाँ पर मैंने ना एक वीडियो शेयर किया था एक बच्ची का, और उसका इंटरव्यू लिया था गगन प्रताप सर ने। ठीक है, तो वो सीएसएस में एएसओ सेलेक्ट हुई है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, यानी कि केंद्रीय सचिवालय में, उसमें सेलेक्ट हुई थी एएसओ की पोस्ट पर। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो उसने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि पहले मुझे कंप्यूटर को बिल्कुल समझ नहीं आता था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का बैकग्राउंड ही नहीं था। बट चूंकि एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें, तो उसमें मेंस के पेपर में कंप्यूटर पूछा जाता है। अब नया जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चंस आपको देखने हैं, और उसे क्वालिफाई करना जरूरी है, वरना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब बेकार हो जाएगा अगर कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसने भी, वंशिका नाम है उसका, उसने भी यही बोला था वहाँ पर कि सर पहले मेरे को कंप्यूटर बिल्कुल समझ में नहीं आता था, जैसे ही मैं पढ़ती थी चीज़ें क्या चल रही है क्या है, एक रटने वाली बात आ रही थी कि रट लो बस। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ऐसे ही बता रहा हूँ, आप जाके जाके देख सकते हैं वो वीडियो भी। तो उन्होंने यही बोला कि मैंने कंप्यूटर का बैच लिया यतेंद्र सर का, और मैंने उस चीज़ों को समझा कि वो क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उनके प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए, और फाइनली है ना कंप्यूटर वाला सेक्शन भी मेरा क्लियर हुआ, और मेरे को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एएसओ की पोस्ट मिल गई है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है ना। तो देखो सीधी सी बात है कि जिनका बिल्कुल ही बैकग्राउंड कभी ना रहा हो कंप्यूटर का, तो उसके लिए तो याद करना बहुत मुश्किल होता है, इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में ही अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट कर दिया जाए तो बच्चे अवेयर रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में जब वो 10th 12th तक पहुंचे तो उसके बाद कंप्यूटर वाली फील्ड में ही अपना कुछ फ्यूचर देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी नहीं करेंगे वो फिर दूसरे फील्ड में चले जाएं, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी ना करके वो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी भी करना चाहें तो वो इस फील्ड में भी आ सकते हैं, है ना। बट उनके पास एक एक्स्ट्रा करिकुलम होगा कि उनका टेक्निकल नॉलेज है, वो कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से अवेयर रहेंगे, उनको बचपन से पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज है ना कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी कुछ बताते हैं तो लोग कहते हैं सर हमें तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में मैंने ये नोटिस किया है कि आज भी 5वीं और 6वीं क्लास के बच्चे जो होते हैं, वहीं से है ना उनको प्रोग्रामिंग का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाना शुरू कर देते हैं, जहां पर यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है। एक्चुअली इस प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करके ना थोड़े ग्राफिक्स वगैरह बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्राफिक्स। ठीक है, तो वो बच्चों को सिखाया जाता है कि कंप्यूटर पर ग्राफिक्स कैसे बनते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, बॉबरो और सेमर नाम के दो व्यक्ति थे, इन्होंने स्पेशली है ना बनाई थी बच्चों को प्रोग्रामिंग सीखने सिखाने के लिए। समझ में आ गई सभी को ये बात। तो ये नोट कर लीजिए, इसमें दो ही पॉइंट हैं कि एक जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोगों की फुल फॉर्म क्या है, लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक्स ओरिएंटेड, और इसको स्पेशली डेवलप किया गया था बच्चों के लिए, यानी कि चिल्ड्रन के लिए। समझ आ गया, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, आगे बढ़े। देखो 1967 में एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम रखा गया सिम्यूला, SIMULA, और इस सिम्युला नाम की प्रोग्रामिंग भाषा का फुल फॉर्म था सिमुलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमुलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिमुलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी। इसको है ना नाइगार्ड नाम के व्यक्ति ने बनाया था, ये लिख लीजिए, इसकी स्पेलिंग है NYGAARD, नाइगार्ड। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग है ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो याद रख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की डेट में भी इस्तेमाल में लाया जाता है, काफी काफी इस्तेमाल में लाया जाता है। वो ये है कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर की गई, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में OOPL लिख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपके दिमाग में फिर से यही क्वेश्चन आएगा कि सर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो देखो मैं फिर से यही बात बोलूंगा कि देखो ये जो ऐसे शब्द होते हैं ना, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो वो जरूरी नहीं है। तो फिलहाल बस इतना याद कर लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रोग्रामिंग को और बेहतर और आसान बनाता है। मैंने कहा ना कि जब एक ही पर्पज, मतलब एक ही काम के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन चुकी है, यानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह को डेवलप करने के लिए, तो फिर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई जा रही होगी। क्यों? क्योंकि उसी सेम काम को और बेहतर और कम समय में करने के लिए। यस और नो? यस। मान लो किसी काम को करने में 15 मिनट का समय लग रहा है, उसी काम को करने के लिए 2 मिनट का समय लगे, आप ऐसी चीज बना दो तो लोग फिर इसको प्रीफर करने लग जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना एक कॉन्सेप्ट निकल के आया जो एक बेहतर कॉन्सेप्ट था 1967 में, सिमुला नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिला। ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला। इसमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तो ये चीजें अब इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतने आपके एग्जाम में आने नहीं है। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि OOPL एक नाम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की डेट में भी बहुत फेमस नाम है। यानी अगर किसी से आप पूछेंगे ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, हाँ जी, तो कौन सी लैंग्वेज सीखोगे, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम ना बताकर इसी कॉमन शब्द को इस्तेमाल करे। वो यही बोलेगा कि हाँ मेरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। तो क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमुला नाम ही अकेला नाम है? नहीं, और भी नाम आते हैं, जैसे जावा नाम सुना है आपने, या पाइथन नाम सुना होगा, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इतना फेमस है, तो इसमें कुछ तो होगा बेहतर और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, है ना। तो ये बस दिमाग में रखना कि एक बेहतर कॉन्सेप्ट बनाया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, जिसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं। ये बात समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। तो है ना, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी फेमस है, तो पूछ लेंगे कि बताओ सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था, तो आंसर होगा सिम्युला के नाम से। समझ आ गया सभी को। चलो
अब इसके बाद है ना 1969 की अगर हम बात करें, 1969 की, तो एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी जिसका नाम था बी। बी का है ना अपना कोई भी फुल फॉर्म नहीं था, केवल बी नाम रखा गया था और इसको बनाया गया था केन थॉमसन नाम के व्यक्ति ने। और इस प्रोग्रामिंग भाषा के रिगार्डिंग भी है ना ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पता चलता हमें, ठीक है, कि स्पेशली इसके लिए बनाई गई थी। तो बस ये लिख लो, बी नाम की भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको केन थॉमसन ने 1969 में बनाया था। इसके बाद लिख लीजिए 1970 में एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी जिसका नाम था पास्कल। अब आप बोलेंगे सर पास्कल नाम का तो एक कैलकुलेटर भी था जो ब्लेज पास्कल नाम के ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बनाया था। हाँ वो भी है, जिसको पास्कलाइन भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि पास्कल एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम भी है और पास्कल एक कैलकुलेटर का नाम भी है, दोनों ही है। 1970 में यानी 1970 में निकोलस निकोलस एन आई निकोलस, ये नाम था शायद इनका, या निकोलस कह सकते हैं, रिथ, WRITH, निकोलस रिथ नाम के है ना व्यक्ति ने इस प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया था। और इस प्रोग्रामिंग भाषा को है ना भी ऐसा कोई नाम नहीं दिया जाता कि स्पेशली इसके लिए बनाई गई थी, है ना। यहाँ पर क्या होगा, निकोलस NIKLAUS। तो निकोलस रिथ नाम के इस व्यक्ति ने पास्कल नाम की प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद आ जाती है 1972 यानी कि 1972 में एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी जिसका नाम था सी। सी का भी अपना कोई फुल फॉर्म नहीं है और सी प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया था एक व्यक्ति ने जिनका नाम है डेनिस रिची। डेनिस रिची, ठीक है, रिची ऐसे बोलते हैं इसको। तो डेनिस रिची नाम के इस प्रोग्रामिंग मतलब डेनिस रिची नाम के है ना इस व्यक्ति ने सी प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया 1972 में। और इस प्रोग्रामिंग भाषा को भी वही नाम दिया जाता है जो BCPL को लिखा था हमने, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा था ना, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है इस प्रोग्रामिंग भाषा को। समझ में आ गई बात। तो ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग भाषा का कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि है ना जैसे कुछ लोकल राइटर की जो किताबें हैं PDF है ना, वहाँ पर क्या लिख दिया है कि सी प्रोग्रामिंग भाषा मिडिल लेवल लैंग्वेज है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लैंग्वेजेस दो ही प्रकार के हैं, या तो लो है या हाई लेवल है, तो कुछ लोगों ने सी को मिडिल लिख दिया है, जबकि ऐसा किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट में या किसी भी ऑफिशियल बुक में सी प्रोग्रामिंग भाषा को मिडिल भाषा के नाम से नहीं बोला गया है ना। सी 1972 में बनी और हाई लेवल लैंग्वेज ही होती है। अब ऐसा क्यों लिख दिया है, ऐसा इसलिए लिख दिया है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग भाषा को जब बनाया गया था ना तो उसमें लो लेवल लैंग्वेज के कुछ कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, मशीन और असेंबली, उनके कुछ कॉन्सेप्ट इस लैंग्वेज के अंदर हैं, इसलिए इसको कुछ लोग मिडिल कह देते हैं, लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना। ऑफिशियल जो किताबें हैं उनमें भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोकल राइटर की किताबें और लोकल राइटर्स की PDF स्पेशली थ्योरेटिकल चीज़ों के लिए कभी ना पढ़ें। इसके बाद है ना 1972 यानी कि 1972 में एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी जिसका नाम था प्रोलोग। और इस प्रोलोग का है ना क्वेश्चन कुछ समय पहले राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का एक क्वेश्चन मतलब पेपर हुआ था, वहां पर भी पूछा था। प्रोलोग है ना इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसी तरीके से था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बनाई गई, तो या है इनमें से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो आप बोलेंगे सर ये जैसे लिस्प बताया था आपने, तो लिस्प सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी, उसके बाद तो और भी लैंग्वेज बनी होंगी ना। तो प्रोलोग नाम की जो प्रोग्रामिंग भाषा है इसको बनाया गया था एलन कॉलमेरॉर नाम के व्यक्ति के द्वारा, एलन कॉलमेरॉर। और इस व्यक्ति ने प्रोलोग को बनाया था स्पेशली फॉर AI एप्लीकेशंस। तो यही लिख लो यहाँ पर, स्पेशली फॉर AI एप्लीकेशंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, उनको बनाने के लिए AI के लिए प्रोलोग को 1972 में बनाया गया, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एक ही कॉन्सेप्ट के लिए एक ही लैंग्वेज बनी हो, तो कई सारी लैंग्वेज भी बनी हो सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। इसके बाद है ना एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लिख लो। 1973 में एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी जिसका नाम था कोमल। कोमल की फुल फॉर्म है कंबाइंड, नहीं कॉमन, हाँ कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कंबाइंड नहीं है, कॉमन शब्द है, कोमल है ना, तो कंबाइंड नहीं, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज ये इसका फुल फॉर्म है। और 1973 में इसको बनाया गया था बेनेडिक्ट नाम के एक व्यक्ति के द्वारा। तो ये नाम लिख लो, बेनेडिक्ट, ठीक है। बस इतना ही लिख लो। इसके रिगार्डिंग है ना कोई इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट हमें देखने को सुनने को नहीं मिलता कि स्पेशली इसी के लिए बनाई गई थी, तो बस इतना ही लिख लीजिए। इसके बाद है ना 1973 के बाद फिर सीधा लिखिए 1983, 1983, मतलब कुछ सालों के मतलब बीच में ना काफ़ी गैप हमें देखने को मिला, तब नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं बनी थी क्योंकि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई थी कि लोग उन्हीं पे ही काम कर रहे थे। तो फिर हमें एक अच्छा खासा गैप देखने को मिला। 1983 में जाके फिर एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी जिसका नाम था C++। इस C++ नाम की प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया गया एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था बिजैरने स्ट्रॉस्ट्रप नाम के व्यक्ति ने। और इस स्ट्रॉस्ट्रप नाम के व्यक्ति ने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, बट पूरा नहीं किया, है ना। इसलिए इसको पार्शियल, एक शब्द यहाँ इस्तेमाल करते हैं पार्शियल, जिसका मतलब होता है आंशिक रूप से। और आंशिक शब्द को भी सिंपल भाषा में कहा जाए तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आंशिक रूप से, तो पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस प्रोग्रामिंग भाषा को कहा जाता है। यानी अगर आपसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो C++ भी आंसर हो सकता है, क्योंकि C++ में भी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बट पूरा नहीं है, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत है इसमें, ठीक है ना। या तो प्रॉपर यही लिखा आएगा या फिर ये भी लिख दें तो भी ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ में अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है तो सही ना।
अगर किसी भी खाने की चीज़ में थोड़ा बहुत जहर है तो जहर ही ना। तो सीधी सी बात है कि थोड़ा बहुत ही सही, बट हाँ इसमें कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? इसके बाद एक और प्रोग्रामिंग भाषा का नाम लिख लीजिए जो कि आज की डेट में बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है, और इसका नाम है पाइथन। पाइथन नाम लिख लीजिए, 1991 में 1991 में बनाई गई। ठीक है, और पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया गया था व्यक्ति के जिनका नाम था ग्वादो वॉन रॉसम। ग्वादो वॉन रॉसम नाम के व्यक्ति ने इसको बनाया था। तो पाइथन बेसिकली एक सांप का नाम होता है, एक स्नेक का नाम होता है, आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं पर। तो उस समय एक मॉन्टी पाइथन एक कैरेक्टर हुआ करता था, बहुत ज़्यादा फेमस, 1991 की बात है, अमेरिका में। तो उससे इन्फ्लुएंस होकर, है ना, ग्वादो वॉन रॉसम नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रोग्रामिंग भाषा का नाम भी पाइथन ही रख दिया था। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए कि ये भी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा है ना डीप में जब है ना क्वेश्चन पूछा गया, जो थोड़ा टेक्निकल लेवल पर क्वेश्चन बनाया जाए, तब इसके अंदर के क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना बेसिक फंडामेंटल में तो बस यही याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक बेहतर कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फील्ड में, और ज़्यादातर लैंग्वेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है अब आज की डेट में। ठीक है ना। और जो लोग है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करना चाहते हैं, तो वो भी है ना इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाली है। क्लियर है जी। इसके बाद 1993 में ना 1993 में एक प्रोग्रामिंग भाषा बनी जिसका नाम था रूबी। ठीक है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। रूबी को बनाया गया था योकी हीरो मैज नाम के व्यक्ति के द्वारा, और इस प्रोग्रामिंग भाषा को भी है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से बोला जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और एक नाम और लिख लीजिए, 1995 यानी कि 1995 में बनी एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसका नाम है जावा। ये काफ़ी फेमस प्रोग्रामिंग भाषा है। इसको बनाया गया था जेम्स गॉसलिंग नाम के व्यक्ति के द्वारा, जेम्स गॉसलिंग नाम के व्यक्ति के द्वारा। और इस प्रोग्रामिंग भाषा को फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से बोलते हैं। फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कंप्लीट तरीके से जावा प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर मौजूद है, इसलिए इसको फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से बोल देते हैं। खैर वो एक अलग बात है कि आज से कुछ साल पहले जावा का बहुत ज़्यादा क्रेज था, बहुत ज़्यादा। बट आज की डेट में ना सबसे ज़्यादा क्रेज पाइथन का चल रहा है। अगर कोई आपसे मतलब कोई है ना ये कहे आज की डेट में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वाली कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहोगे, है ना, तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हम पाइथन लैंग्वेज को सीखेंगे। मतलब किसी से पूछा जा रहा है कि कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो ज़्यादातर लोग आज की डेट में यही कह रहे हैं कि हम पाइथन को सीखेंगे। पाइथन बेसिकली है ना एक सिंपल लैंग्वेज है जिसमें कोड लिख पाना इसकी तुलना में, जैसे कि जावा फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो जावा की तुलना में और आसान है। तो लोग आसान चीज़ों को जल्दी पकड़ते हैं ना, तो पाइथन इसलिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही है। ठीक है, और इसी वजह से ना आपने देखा होगा जो ओ लेवल होता है, ट्रिपल सी नाम सुना होगा आपने, ट्रिपल सी, फिर इसके बाद ओ लेवल, फिर ए लेवल, फिर बी लेवल, ऐसे होता है ना। तो ट्रिपल सी के बाद जो ओ लेवल वाला पेपर होता है उसमें भी 4 पेपर होते हैं जिनमें से एक पेपर पाइथन का कर दिया है। ऐसे ना मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम है जिनमें पाइथन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम है जिनमें पाइथन के क्वेश्चन डाल के दे रहे हैं। तो पाइथन है ना आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर और फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती जा रही है। इट्स बिकॉज ऑफ कि इसका कोड लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे ये इतने ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग भाषाएं इतनी ही हैं, इसके बाद भी और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर आपका कभी मन करे कि आज तक की जितनी प्रोग्रामिंग भाषाएं उनकी लिस्ट आपको देखनी है, तो बस गूगल पे जाना और लिख देना ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ढेर सारे नाम आ जाएंगे। अगर चाहें तो उन्हें कागज पर नोट भी कर सकते हैं, बस जितने इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है भाई, तो आज की क्लास, आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। हमारा जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर समाप्त होता है, और हमारा ये बैच यहीं पर खत्म होता है। तो जाते जाते मैं आप सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए और अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करिए। किसी का कोई डाउट है तो पूछिए।